बीजेपी सरकार की हिस्ट्री रही है कि जब भी पीएम मोदी या बीजेपी इन दोनों में से किसी एक की पॉपुलैरिटी डाउन होने लगती है तो इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाता है या फिर पाकिस्तान कार्ड खेलकर अपनी गिरती हुई रेपुटेशन को संभाला देने की कोशिश की जाती रही है। ख़राब इकोनॉमी और नोटबंदी की वजह से जब बीजेपी की पॉपुलैरिटी डाउन हुई थी तो गुज़िश्ता इंडियन इलेक्शन जो कि 2019 में हुए थे, इससे सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना कबल मोदी सरकार की जानिब से एक आला किस्म का ड्रामा किया गया। मुकम्मल तौर पर एक बॉलीवुड की कहानी की तरह ये ड्रामा वेल स्क्रिप्टेड लगा और हुआ कुछ यूं कि इंडिया की जानिब से ये क्लेम किया गया कि इंडियन जहाज़ पाकिस्तान के अंदर घुसे और बालाकोट के पाकिस्तानी इलाके में इंडियन जहाज़ों ने एक बिल्डिंग पर बम बरसाए और वापस इंडिया चले गए। यानी इंडियन जहाज़ आराम से आए पाकिस्तान के अंदर, बम बरसाए और आराम से चले गए। मिशन सक्सेसफुल। इस बॉम्बिंग के नतीजे में 300 पाकिस्तानी हलाक हुए, ये दावा भी किया गया। फिर क्या था जनाब, पूरे इंडिया में एक जश्न, हुल हंगामा, शहनाइयाँ, ढोल धमाके और जश्न और डांस भंगड़े शुरू हो गए आरएसएस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान कि हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा है, यानी पाकिस्तान के अंदर हमने घुस के उनकी ठुकाई की है। कोई इंडियन न्यूज़ चैनल कहता रहा कि इंडियन जहाज़ 25 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहे इस कार्रवाई के दौरान, और कोई चैनल 50 मिनट का क्लेम करता रहा कि 50 मिनट तक इंडिया के जो जहाज़ थे ये पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहे। अच्छा जी, इलेक्शन करीब थे इंडिया में उस वक्त, लिहाजा पूरी बीजेपी अपने पिछले 4-5 साल के ख़राब तरीन रिकॉर्ड को छोड़कर इसी पे इलेक्शन कैंपेन जो थी उसको लेकर आगे चलने में लग गए कि भाई हमने तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है और मोदी साहब भी सबक सिखा सकते हैं पाकिस्तान को, और कोई तो सिखा ही नहीं सकता है। इस तरह की कैंपेन बिल्डअप हुई इंडिया के अंदर। जबकि मोदी साहब की बात करें तो मोदी साहब भी बन संवर के टीवी पे इंटरव्यूज़ देने लगे अपने मनपसंद चैनल्स पे, जो कि 24 घंटे उन्हीं की वाह करते रहते हैं और एंटी मुस्लिम कंटेंट चलाते रहते हैं। और मोदी साहब ने अपनी कम अकली का इजहार ये कहकर भी किया था कि एयरफोर्स राज़ी नहीं हो रही थी स्ट्राइक्स करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि बादल हैं तो इससे हमारे जहाज़ पाकिस्तानी रेडार से बच सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, एडवांटेज हो सकता है बादलों का। इसीलिए आज ही जाके ये काम कर दो वरना सीक्रेसी आउट हो जाएगी। ज़रा सुने मोदी साहब ने क्या ज़बरदस्त तरीके से बादलों वाली थ्योरी उस वक्त दी थी, और इससे जो संजीदा हल्के हैं इंडिया के भी और दुनिया भर के, उसमें उनकी काफ़ी बदनामी भी हुई थी कि उनको ये भी नहीं मालूम कि बादल जो होते हैं वो रेडार को नहीं रोक सकते। हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद हो। मैं हैरान हूं अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। पूरी बॉलीवुड स्टाइल कहानी उन्होंने सुना दी, और ये भी उनको किसी ने नहीं बताया कि सर बादल रेडार को नहीं रोक सकते। तो ये एक अकल से पैदल बात थी। बहरहाल खैर जनाब, 26 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में ये तमाशा लगा रहा और पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान यानी डीजी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडिया के इस क्लेम पे कि 50 मिनट तो छोड़ें, इंडिया के जहाज़ ज़रा 5 मिनट पाकिस्तान की एयर स्पेस में रह के दिखाएं। और उनका कहना था कि इंडियन जहाज़ पाकिस्तान की हद में आए ज़रूर हैं, लेकिन जंगल के अंदर पेलोड फेंक कर वापस चले गए, जिसमें से अक्सर उनके बम जो थे वो फट भी नहीं सके, और एज इट इज़ पाकिस्तान ने ये बम सही सलामत जो है अपनी असली हालत में रिकवर किए उन जंगलों से। और पाकिस्तान का ये क्लेम था कि इस कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दरख्त और कौवे इस वाक़े में ज़रूर मारे गए थे। लेकिन DGISPR ने यह भी कहा कि चूंकि इंडिया ने पाकिस्तान के एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है,
अब पाकिस्तान पर भी इसका जवाब देना लाजिम हो चुका है। अच्छा, ये याद रहे कि इंडिया ने 26 फरवरी की रात को ये कार्रवाई की थी और रात को ही पाकिस्तान की फौज की जो स्पोक्स पर्सन थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने ये चैलेंज भी कर दिया था इंडिया को कि आपने जो करना था वो कर लिया, अब हम रेस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, इसलिए तैयार रहें। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस। अगर वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहां पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड। द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी रेप्स फ्रॉम इंडिया, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई, उसकी रिटेलिएशन 3 पॉइंट्स पे की। एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाई करे। हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया। मैंने 3 चीजें कही थी। यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड। वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। ये बड़ी बात है कि एक खुला चैलेंज देकर पाकिस्तान ने इसकी जवाबी कार्रवाई की और DGISPR के इस चैलेंज के बाद अगले ही रोज सुबह सवेरे टीवी पर पाकिस्तान में ये खबरें चलना शुरू हो गईं कि इंडिया का एक फाइटर जेट कश्मीर के अंदर गिर के तबाह हुआ है। ये पहली न्यूज़ लगी थी और इसमें कहा गया कि इस जहाज़ का जो पायलट था वो भी इस वाक़े में हलाक हो चुका है। इस वाक़े की जो वीडियो थी वो भी वायरल होने लगी और उस वीडियो में ये देखा जा सकता है साफ तौर पर कि कश्मीरी जो नौजवान हैं वो इस हलाक शुदा पायलट की और तबाहशुदा जहाज़ की वीडियो बनाते हुए नजर आए। अच्छा, इसके कुछ ही देर के बाद एक और न्यूज़ आने लगी कि एक इंडियन हेलीकॉप्टर कश्मीर के अंदर गिर के तबाह हुआ है और उसमें जो 6 तकरीबन लोग थे वो भी हलाक हो चुके हैं। ये दूसरी न्यूज़ चलना शुरू हो गई और इसके कुछ ही मिनट्स के बाद एक और न्यूज़ लगना शुरू हो गई कि एक इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर गिर के तबाह हुआ है। वो जो 2 थे, एक फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर, ये इंडिया के कश्मीर के उसके अंदर गिर के तबाह हुए। जबकि ये जो तीसरा था, ये जो न्यूज़ चलना शुरू हुई, इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया का एक जहाज़ गिरा है जिसमें एक अभिनंदन नामी पायलट को भी जिंदा पकड़ा गया है। और शुरू में ये खबरें आना शुरू हो गई कि दूसरा पायलट भी है जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ है। लेकिन बाद में पाकिस्तान की फौज ने ये क्लेम किया कि हमने सिर्फ एक पायलट पकड़ा है और वो अभिनंदन है। अलबत्ता ये अनऑफिशियल रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि जो दूसरा पायलट था वो इंडियन था ही नहीं, वो इस्राएली पायलट था। और अगर पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर लेता कि इस्राएली पायलट हमारे पास है तो आलमी दबाव के तहत पाकिस्तान को वो भी वापस करना पड़ता। इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लिहाजा पाकिस्तान ने ये कहकर इस्राएली पायलट की आज़ादी के रास्ते ही ख़त्म कर दिए कि हमारे पास सिर्फ अभिनंदन है, दूसरा पायलट है ही नहीं। अलबत्ता इस वाक़े के बाद कुछ अजीब हुआ है, वो ये कि पाकिस्तान ने इसराइल का नाम लेकर ये कहना शुरू कर दिया कि इसराइल भी मुलविस था। पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश जो हुई थी इसमें इसराइल भी मुलविस था और इसराइल का पाकिस्तान के साथ इसी तरह की खुफिया जंग उसकी चल रही है जिस तरह उसकी जंग ईरान के साथ चल रही है। ईरान के साथ वो ज़्यादा वोकल है लेकिन पाकिस्तान के साथ वोकल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इस जंग का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है। जैसे ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से महरूम रखने के लिए इसराइल एक कोशिशें कर रहा है इतने सालों से, वैसे ही ये भी कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करवाया जा सके। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिशें अलबत्ता ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि ईरान बनाए ना बनाए,
अब ईरान बनाता है नहीं बनाता, ये तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ये कैपेसिटी मौजूद है, तो ये ज़्यादा डेंजरस है उनके लिए। बहरहाल इस वाक़े ने इंडिया के कमज़ोर डिफेंस की पोल दुनिया भर में खोल के रख दी, और इंडिया का जो एक इमेज था कि अमेरिका के बाद दूसरा सुपर पावर इंडिया ने बनना है, इसको शदीद नुकसान पहुंचा। इस बिना सोचे समझे शुरू किए गए इलेक्शन स्टंट जो था मोदी साहब का, इससे इंडिया का एज अ ब्रांड ज़रूर मुतासर हुआ है, लेकिन मोदी साहब को ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है इससे। वो यूं कि मोदी साहब इस वाक़े के बाद इलेक्शन जीत गए, और अभिनंदन को जब पकड़ा गया तो उस हजीमत को मिटाने के लिए अभिनंदन को एक रियासती सतह पर एक अवार्ड दिया गया, और ये भी क्रेडिट लेने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान ने जो गुडविल जेस्चर में अभिनंदन को रिहा किया, वो भी दरअसल मोदी साहब के डर की वजह से रिहा किया है। तो इसको भी इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार ने और आरएसएस के जो वर्कर थे, उन्होंने मोदी साहब के फेवर में इन दोनों चीज़ों को इलेक्शन में इस्तेमाल किया, और नतीजे में वो इलेक्शन जीत गए। 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए। उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया। थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। हमारी तरफ से आज भी यही है, हैविंग डिस्प्लेड आवर कैपेबिलिटी, विल एंड रिजॉल्व, वी स्टिल डू नॉट वांट टू एस्केलेट, वी वांट टू फॉलो a path which leads to peace. It is up to India now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region, which is peace. लेकिन ये तो एक ना पूछने वाली बात है कि अगर हमारे पे एग्रेशन इम्पोज किया जाता है तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, बट दैट विल बी अंडर कंपल्शन। लेकिन बीजेपी सरकार कभी भी अपनी अपोजिशन को इस वाक़े के सबूत फराहम करने में नाकाम रही आज तक। मसलन जो इंडियन जहाज पाकिस्तान ने तबाह किए और जिन 6 जगहों को पाकिस्तान ने लॉक करके इनके करीब स्ट्राइक की थी जानबूझ के, इसके प्रूफ पाकिस्तान ने दिए। पाकिस्तान ने इंडिया का पायलट भी पकड़ा, पाकिस्तान ने तबाहशुदा जहाज के मलबे भी दिखाए और उन जहाज़ों की वीडियोस भी सामने आ गई। लेकिन इंडिया की जानिब से 26 फरवरी को जो सो कॉल्ड स्ट्राइक्स हुई हैं, ना तो आज तक कभी इनका कोई वीडियो सामने आ सका और ना ही उस F-16 जहाज़ का मलबा या सबूत दिया गया जिसके लिए इंडिया ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान का ये जहाज़ इंडिया ने गिराया था। जबकि पाकिस्तान का कहना था कि F-16 जो था वो इस पूरे वाक़ये में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर इस्तेमाल किए थे। और जब इंडिया ने ये क्लेम्स करना शुरू कर दिए कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिराया है, तो पाकिस्तान ने भी नेहले पे दहला फेंकते हुए F-16 बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान आने की दावत दी और उनको ये दावत दी कि वो आके इन्वेंट्री काउंट करें और देखें, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान के F-16 पूरे हैं या नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया ये दावा कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिराया है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास एक F-16 कम होना चाहिए। तो जिस कंपनी से पाकिस्तान ने ये F-16 खरीदे हैं अमेरिकी कंपनी से, उनको इन्वेंट्री काउंट पे बुलाया गया और उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये सारे F-16 कंप्लीट हैं पाकिस्तान के। मतलब कोई भी पाकिस्तानी F-16 इंडिया की जानिब से नहीं मार गिराया गया। इस वाक़े के बाद इंडिया की इमेज मज़ीद ख़राब हुई आलमी सतह पर और इस रीजन में भी इंडिया की इमेज एक ख़राब हुई और उनको एक जो फ़ौजी बरतरी जिसका इजहार इंडिया लफ्जी तौर पर करता रहता था वो ख़त्म होकर रह गई। अच्छा, इसके बाद अब कल एक और फ़नी हरकत की गई है इंडियन मीडिया की जानिब से। वो ये कि इंडिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बालाकोट वाले वाक़े के सबूत बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के एक एक्स डिप्लोमेट जो कि आजकल न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, ज़फ़र हिलाली साहब, इनके हवाले से एक झूठी वीडियो, डेकोरेटेड वीडियो बनाई गई
और ये क्लेम कर दिया कि जफर हिलाली साहब ने ये कन्फेस किया है कि पाकिस्तान के 300 लोग 26 फरवरी को हलाक हुए थे। इसके बाद क्या था कि इस पूरी स्टोरी को सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने उछालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का बंदा तो खुद क्लेम कर रहा है कि ऐसा हुआ था। और दिलचस्प बात यह कि अक्सर इंडियन मीडिया आउटलेट्स को यह मालूम ही नहीं था कि जफर हिलाली है कौन, और वो जफर हिलाली की जगह आगा हिलाली साहब का नाम लगाते रहे अपनी स्टोरी में, जो कि जफर हिलाली साहब के वालिद साहब थे और 2001 में उनकी डेथ हो चुकी है। बहरहाल जफर हिलाली साहब ने इन सब बातों को रबिश करार दिया है और उनका वीडियो जो था वो भी फेक साबित हुआ है, जिसमें कई सारे एडिटेड कट्स मौजूद हैं। इस वाक़े के बाद इंडिया के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अब ये क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दी हुई है और टाइम्स नाउ समेत कई न्यूज़ आउटलेट्स ने जफर हिलाली साहब की वो एडिटेड वीडियो डिलीट कर दी हुई है अपनी स्टोरी लाइन से, और बाज़ाब्ता अपने ट्विटर अकाउंट पर टाइम्स नाउ ने ऑफिशियली ये क्लैरिफिकेशन भी डाल रखी है कि ये अनकन्फर्म्ड है। इस तरह एक और दिन का सूरज इंडियन मीडिया की जगहसाई के साथ बहरे हिंद में डूब गया।